नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेजों का कैसे वर्चस्व रहा, कैसे भारत में आए, उनका आगमन, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, सभी को देख लिया है। आज हम आपको बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली कैसे लागू हुई, किसने लागू की, इसके बारे में तो आपको हम अध्ययन कराएंगे अच्छे से। तो दोस्तों, द्वैध शासन प्रणाली यह बंगाल में लागू हुई जब 1764 में बक्सर की युद्ध समाप्त होता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया गया था। द्वैध शासन का अर्थ होता है दो शासन। अब अंग्रेज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपना वर्चस्व के लिए चालाकी दिखाना शुरू किए और इस पे छत्रछाया राज स्थापित करने के लिए इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली लागू की, जिसमें बंगाल में दो शासन का कार्य इन्होंने किया। द्वैध शासन में एक शासन तो दीवानी को हाथे में था, दूसरा निजामत की। तो दीवानी को कार्यभार कंपनी को दिया गया, जो निजामत का कार्य था उसको नवाब को दिया गया। अब नवाब देखो क्या करते हैं। तो नवाब का जो कार्य था निजामत के अंतर्गत, पहले वो ये दोनों को कंट्रोल करता था, पूरे बंगाल को, चाहे निजामत का कार्य हो चाहे दीवानी का काम हो, प्रशासनिक राजस्व वाला काम दोनों नवाब ही देखता था। अब इनको अलग कर दिया गया। नवाब प्रशासनिक कार्य करेगा, जो कंपनी है वो राजस्व का कार्य करेगी। प्रशासनिक कार्य करेगा नवाब, जैसे रक्षा कानून दोनों देखेगा। रक्षा कानून तो देखेगा लेकिन नवाब को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया, सिर्फ उत्तरदायित्व दिया गया। आप बंगाल के मालिक हैं लेकिन आपका अधिकार नहीं है। जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का है, कार्य तो पूरा राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। उसी तरह से नवाब को बनाया गया। आपका उत्तरदायित्व तो पूरा रहेगा कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो दिक्कतें हैं सबको सुलझाने का भी कार्य दिया गया नवाब को, लेकिन उसे अधिकार नहीं दिया गया कि आप इस पर निर्णय लेंगे कि नहीं लेंगे। इसमें किसी प्रकार को इनका कोई भी अधिकार नहीं दिया गया इनको। अब कंपनी क्या है, कंपनी जो भी राजस्व मिलेगा कंपनी को मिलेगा, उनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। कंपनी का जो घाटा होता है या लाभ होता है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, इसमें किसी प्रकार से कंपनी का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है, लेकिन उसे संपूर्ण अधिकार दिया गया। मोहम्मद रजा खान एक थे सीताराम को दीवान बनाया गया और इनके अध्यक्ष थे। दोनों ने मिल करके राजस्व का संचालन करते थे। इस तरह से पूरा अधिकार कंपनी के हाथों में चला गया और नवाब सिर्फ प्रशासनिक कार्य करेंगे और अच्छा कानून देखेंगे। उनका पूरी तरह से उत्तरदायित्व जो है बंगाल का नवाब के पास था, इनको दे दिया गया और कोई अधिकार नहीं दिए गए, इनसे सारे अधिकार छीन लिए गए। इसी को ही द्वैध शासन कहा गया है। द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव जब आया तो ही लागू किया था। उसके बाद लियोनेल कार्टेस की एक पुस्तक है डायरकी, इसमें भी द्वैध शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है। जैसे पूछ लिया जाए द्वैध शासन किसकी बुक में उनका वर्णन किया गया है, तो डायरकी की बुक है, लियोनेल कार्टेस की पुस्तक है डायरकी। इस डायरकी नामक बुक में द्वैध शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो जो ये द्वैध शासन प्रणाली थी, इसमें जो दीवानी थी, जो कंपनी थी, कंपनी से 53 लाख रुपए निजामत को दिया जाता था। आप नवाब को दिया जाता था, आप प्रशासनिक कार्य करिए, रक्षा कानून देखेंगे, आपका पूरा उत्तरदायित्व है कि आपको इस बंगाल में, पूरे बंगाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और 26 लाख रुपए बादशाह को पेंशन के रूप में दिया जाता था। और शाह आलम द्वितीय को हमने बताया था जब बक्सर युद्ध के बाद
शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया गया था और इन्हें पेंशन देना शुरू कर दिए थे। तो इस प्रकार से देखा गया कि द्वैध शासन से ही कितना फायदा किसका हुआ, कितना नुकसान हुआ। द्वैध शासन के विभिन्न कारण ये थे, जैसे कंपनी को एक प्रकार से डर था, कंपनी को डर था, विद्रोह का डर था। अगर कोई भी बाहरी विद्रोह होता है, इसका कार्यभार पूरी तरह से इसका उत्तरदायित्व तो नवाब को दिया गया था, आप इसको देखेंगे। इसका भी इनका डर था, इसलिए भी इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली की कि हमारी कंपनी सुरक्षित रहेगी और इसका पूरा कार्यभार नवाब के ऊपर रहेगा। उत्तरदायित्व से इनकी मुक्ति मिल गई कि हमें कोई जवाबदेही नहीं रहेगी, हमें किसी प्रकार का कोई जवाबदेही नहीं है। उत्तरदायित्व तो जो जवाबदेही रहेगी वो सिर्फ निजामत के अंतर्गत जो नवाब बनाए गए हैं नवाब की होगी, क्योंकि उत्तरदायित्व नवाब को बना दिया गया था। और लाभ का इनका लालच बहुत था कि इससे क्या क्या लाभ होंगे, इस लालच में भी इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था। लालच भी इनका बढ़ गया था। बोर्ड का निर्णय भी इनको नहीं लेना था कि कंपनी करेगी कि नवाब ने, इसकी झंझट भी थी, इसी कारण भी इनको प्रणाली बनानी पड़ी द्वैध शासन की। प्रशासनिक कार्य के अनुभव की कमी थी, जिससे जो भी प्रशासनिक कार्य थे, क्योंकि ये नए नए आए थे, जितना अनुभव अब इनको था बंगाल के नवाबों को उतना अनुभव इनको नहीं था, क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में कमी थी इनकी। इसलिए द्वैध शासन प्रणाली लागू करके नवाब के हाथों में उत्तरदायित्व दे देते हैं, आप प्रशासनिक कार्यों को करिए। उसके बाद जब हमें किसी प्रकार की हमारी जवाबदेही उत्तरदायित्व नहीं रहेगा, हमें किसी प्रकार का दोषारोप नहीं रहेगा। और दोषारोपण से बचने के लिए भी इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को शुरू की थी। अन्य यूरोपीय शक्ति का भय भी इनको था कि दूसरी भी कंपनी आएगी, इसका भी इनको भय था, इसलिए ये भी डर रहे थे। तो जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, इनके परिणाम क्या क्या निकले दोस्तों। इस द्वैध शासन के द्वारा अराजकता फैल गई, लोगों में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, दंगे, अराजकता चारों तरफ से फैल गई, बदनामी, अराजकता फैल गई, भ्रष्टाचार फैल गया, लोग यहाँ की बातें वहाँ करने लगे, धन लूटने लगे, कोई अपने को बड़ा करने के लिए लूटने लगा, भ्रष्टाचार इससे बढ़ गया, घूसखोरी बढ़ गई, लूट बढ़ गया, चोरी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया द्वैध शासन से, दस्ता का दुरुपयोग होने लगा, कृषि और उद्योग का पतन हो गया। जो छोटे छोटे कृषि और उद्योग थे, जैसे हथकरघा वगैरह, छोटे छोटे जो घर में व्यक्ति कार्य करते थे, उसका पतन हो गया। कृषि कार्य, उद्योग का पतन, छोटे छोटे सबका पतन हो गया। इससे एक भयंकर आकार पड़ गया था। 1770 ईस्वी में भयंकर आकार पड़ा था। श्वेत विद्रोह भी हुआ था, जो आपसी अंग्रेजी सैनिक वो भी आपस में लड़ गए थे, एक दूसरे से घूस लेने के चक्कर में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि श्वेत अंग्रेजी सैनिक भी आपस में भिड़ गए। इसके विषय में लेखा एक पणिक्कर हैं, इतिहासकार एक पणिक्कर हैं, नोट में आप इसको लिख लीजिए। पणिक्कर के द्वारा यह कहा गया है, यह द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई थी, यह डाकुओं का राजा था, डाकुओं का राज्य था। द्वैध शासन प्रणाली यह डाकुओं का राज्य था। 1772 में बंगाल गवर्नर जब बना वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बनता है, भारत का गवर्नर बनता है, तो द्वैध शासन प्रणाली को वह तुरंत समाप्त कर देता है। जब गवर्नर बंगाल का बना वारेन हेस्टिंग, तो इस द्वैध शासन प्रणाली को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो लगाया गया था, इसको समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, जो भी कार्य देखे जाएंगे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनका कारोबार देखेगा। राजस्व संग्रह की भर्ती की गई, जो राजस्व वसूला जाएगा, इसमें आदमी को नियुक्त की गई, जो भी राजस्व वसूला जाएगा इसका भी एक विभाग बनाया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया वारेन हेस्टिंग। इस तरह से बंगाल का अंतिम गवर्नर है तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग है। ये नोट कर लीजिए नोट में। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों देखा कि द्वैध शासन प्रणाली क्या रही, इसके परिणाम क्या थे,
था इनके पतन का कारण क्या था, ये भी हमने देख लिया दोस्तों। और इसके बाद हम आइए देखते हैं अब दोस्तों एक और प्रणाली इनकी अंग्रेजों की, जो है सहायक संधि। सहायक संधि के विषय में चर्चा करते हैं दोस्तों, जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लगाया गया था। इसी सहायक संधि की एक नीति थी जिसे विस्तारवाद नीति कहते हैं। विस्तार को अपने बढ़ाने के लिए उन्होंने यह सहायक संधि स्थापित की थी, जिससे इनका विस्तार हो सके। इससे पहले एक थे गवर्नर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी यह लागू किया था, लेकिन पूरी तरह से विस्तार नहीं हो पाया था। तो 1798 और 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आया बंगाल का, तो उन्होंने सहायक संधि लागू की। इससे पहले बता दोस्तों, 1757 में प्लासी का युद्ध देखा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1775-82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ पेशवा के साथ, जिसमें सालवाई की संधि से यह समाप्त हो गया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय तृतीय के बारे में हमने बता दिया है, लेकिन इस कार्यकाल के अंतर्गत लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में एक ही आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था प्रथम, जो सालवाई की संधि से समाप्त हो गया था। और इनके कार्यकाल में ही 1767 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर भी युद्ध हुआ था मैसूर के साथ, और द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780-84 में हुआ था। उसके बाद 90 में हुआ तीसरा, 99 में चौथा, जो इनका कार्यकाल लॉर्ड वेलेस्ली का नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली काल में यही दो युद्ध हुए थे, प्रथम एवं द्वितीय। उसके बाद यह जब गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली आया, इन्होंने विभिन्न प्रकार से संधियां शुरू की, या तो आप हमसे संधि करिए या तो हमसे आप युद्ध करिए। इसकी डायरेक्ट नीति थी सहायक संधि। तो यह संधि के अंतर्गत सबसे पहले 1798 ईस्वी में हैदराबाद में सबसे पहले संधि की थी लॉर्ड वेलेस्ली की। संधि नीति के अंतर्गत इन्होंने हैदराबाद में सबसे पहले संधि कर ली। 1799 में मैसूर के निजाम ने भी संधि कर ली। 1799 में तंजौर ने भी संधि कर ली। 1800 आते आते हैदराबाद ने भी संधि कर ली। 1801 में अवध ने भी संधि कर ली, और 1802 में पेशवा ने भी संधि कर ली। 1803 में भोसले ने भी संधि कर ली। 1804 में सिंधिया ने भी संधि कर ली। उसके बाद जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बूंदी सभी ने संधियां कर ली और युद्ध न करने का निर्णय लिया। तो अगर संधि के बारे में अगर घुमा के दिया जाता है मिलान में कि सबसे पहले संधि किसने की थी, तो प्रथम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी क्रम में वाइज देखा जाए तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, फिर हैदराबाद, नवध, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, हैदराबाद, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बूंदी। इसका एक क्रम है दोस्तों। हाँ दोस्तों, नोट्स ज़रूर बनाना जिससे आपको रिवीजन करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो नोट्स ज़रूर बनाना दोस्तों। उसके बाद सहायक संधि के क्या कारण थे, इनका प्राविधान क्या क्या रहा दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इसका प्राविधान यही था, कारण यही निकला कि राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की स्थापना की गई। सहायक संधि में यह प्रावधान किया गया कि राज्य की जो सुरक्षा होगी, अंग्रेजों ने कहा अब हम राज्य की सुरक्षा करेंगे। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी सेना की स्थापना की कि अब राज्य की पूरा देखभाल अंग्रेजी सेना करेगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, लड़ाई झगड़ा दंगा, पूरा अंग्रेजी सेना देखेगी। इसकी सुरक्षा अंग्रेजों ने किया। राज्य की जो सीमा थी उसको भंग कर दिया गया। अब किसी प्रकार कोई सीमा नहीं होगा, टोटल एक छत्र छाया राज्य होगा, कोई सीमा नहीं होगा, पूरा एक रहेगा। सेना का जो खर्च है राज्य देगा। अब देखो, सेना तो अंग्रेजी है, जो पैसा मुनाफा कमाएंगे अंग्रेज लेंगे, सुरक्षा अंग्रेज करें, लेकिन जो सेना का खर्च है वो राज्य देगा और वह नगद लिया जाएगा। अब पूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे। इसका आप पूर्ण तरह से अधिकार होगा। आप अंग्रेजी सेना को
वेतन देंगे, खर्च देंगे और भी नगद देंगे। ये कारोबार राज्य के ऊपर इन्होंने थोप दिया। विदेश नीति अंग्रेजों ने अपने कंपनी के पास रखा, तो अंग्रेजी कंपनी के पास विदेश नीति के रखा है कि जो विदेशी नीति है एक कंपनी देखेगी। अंग्रेजी रेजिडेंट दरबार में रहेगा, जो अंग्रेजी रेजिडेंट है वह दरबार में रहेगा, लेकिन आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करा। जो अंग्रेजी रेजिडेंट बनाया गया था उसमें भारत के लोगों को लिया गया था, उसमें कहा गया कि आप दरबार में तो रहोगे लेकिन आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। पूरी तरह से इन्होंने दबाव बनाया था कि इसलिए पूरा निर्णय ही अंग्रेजी कंपनी लेती थी। बिना अनुमति के किसी अन्य यूरोपीय को किसी प्रकार की सेवा आप नहीं देंगे, इसका भी निर्णय लिया गया, इसका भी प्रावधान किया गया सहायक संधि में। अब कंपनी के इससे लाभ क्या क्या होते हैं दोस्तों? बिना खर्च में इन्होंने एक बड़ी सेना तैयार की। इनको न खर्च देना पड़ता था, न पैसा, न पेंशन। तो कंपनी का यह लाभ हुआ कि बिना खर्च में ही कंपनी की एक बड़ी सेना तैयार हो गई और इसका पूरा खर्च राज्य देते थे। जिस राज्य में सेना तैनात करते थे उसी राज्य से कर वसूल करके उनको खर्च दिया जाता था। इससे एक भव्य बड़ी सेना तैयार हो गई अंग्रेजों की। किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है, विदेशी नीति से राज्य विस्तार, इस सब का निर्णय अंग्रेजी कंपनी लेती थी। इसलिए इनको एक विशाल साम्राज्य मिल गया, छत्र छाया राज्य हो गया पूरी तरह से बंगाल में। अब फ्रांसीसी का भय इनसे समाप्त हो गया। इनका ये भी एक लाभ है कि अब फ्रांसीसियों को डर नहीं, क्योंकि हर राज्य में इन्होंने एक बड़ी सेना तैयार कर ली राज्य के खर्चे से। इससे इनको अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ। सेना तो इनकी है लेकिन खर्च राज्य देता था, इसको अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ। कंपनी की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत होती चली गई। इससे दोस्तों आर्थिक पैसा मिला, बहुत धन मिला, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और राजनीति में इन्होंने कदम पूरी तरह से मजबूत कर लिया इस संधि के तहत। अब राज्यों को इससे क्या क्या नुकसान हुआ? तो जो राजा हैं, शासक निष्क्रिय हो गए। जब उनके पास कोई अधिकार ही नहीं रह गया, ना किसी प्रकार का वो निर्णय ले सकते थे, तो उनका जो शासन प्रशासन है सब निष्क्रिय हो गया। राज्यों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पूरी तरह से राज्यों का पतन हो गया। ना निर्णय ले सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। कृषि, व्यापार, इसका भी पतन हो गया दोस्तों राज्यों का। राज्य अंततः अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गए पूरी तरह से। इस प्रकार सहायक संघ में देखा दोस्तों कि कंपनी ने किस तरह से लोगों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया, राज्यों को। तो दोस्तों हमने देखा कि सहायक संधि के अंतर्गत कैसे इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त में देखा दोस्तों द्वैध शासन। अब इसके बाद अस्थायी बंदोबस्त देखेंगे। द्वैध शासन प्रणाली में दोस्तों हमने पढ़ाया कैसे अंग्रेजों ने अपने पूरे छत्र छाया राज्य से स्थापित किया, पूरा कंट्रोल में लिए। और सहायक संघ के तो लॉर्ड वेलेस्ली की नीति जी है विस्तार नीति, इसके बारे में बताया दोस्तों। यदि दोस्तों क्लास आपको अच्छा लगता हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, जिससे अगर हमारी अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों और एक मिलते हैं एक बेहतरीन से बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।